जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समुदाय की, ऐसी कौम की जो अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ जानी जाती है अपने सेवा भाव के लिए। तो दुनिया में आप देखोगे जगह जगह जो समुदाय लंगर की व्यवस्था करता है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, और वो है सिख समुदाय। तो आज हम सिख समुदाय की बात करने वाले हैं और इनमें हम सिख गुरुओं को पढ़ेंगे। वैसे हमारा ये वीडियो ऑफलाइन क्लास के उन बच्चों के लिए भी है जिन्हें हमने सिख के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया, या हम कह सकते हैं कि हमने मराठों के बाद उन्हें सीधे सीधे हम गवर्नर जनरल पढ़ाने लगे। तो अब गवर्नर जनरल और मराठों के बीच का एक टॉपिक जो ऑफलाइन क्लास में छोड़ दिया था हमने, वो टॉपिक आपको हम बता रहे हैं, जिससे कि आप आसानी से उस टॉपिक को समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। और उस टॉपिक से एक सवाल भी आते हैं। तो हम सबसे पहले सिख गुरुओं को देखेंगे। और सिख गुरु आप जानते हैं कुल मिला के 10 सिख गुरु हुए हैं। तो सिख गुरुओं को देखते हैं सबसे पहले। इसमें सबसे पहले जो सिख गुरु है उनका नाम था गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव सबसे पहले सिख गुरु थे। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ, इसलिए उनका जो टाइम पीरियड है वो 1469 से लेके और 1539 तक है, और 1539 में उनकी मृत्यु हुई। गुरु नानक देव का जन्म स्थान है ना, क्योंकि ये पहले गुरु हैं इसलिए इनके जन्म स्थान के बारे में पता होना चाहिए। बाद के जो गुरु होंगे उनके जन्म स्थान के बारे में हम नहीं देखेंगे, लेकिन इनके जन्म स्थान, इनके पिता, सब माता पिता वगैरह सब देखने हैं। तो देखो इनका जन्म स्थान जो है ना, या इनका जन्म 1469 में तलवंडी एक स्थान पड़ता है पंजाब में, तलवंडी नामक स्थान पे हुआ। ठीक है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई। करतारपुर पंजाब क्षेत्र, यानी कि पंजाब दो जगह है, पाकिस्तान वाला पंजाब है और एक भारत का पंजाब है। तो जो पंजाब का क्षेत्र जो पाकिस्तान में है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, करतारपुर में। उसके बाद इनके पिता का नाम कालू जी, इनकी माता का नाम तृप्ता, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि गुरु नानक देव खत्री जाति से संबंधित थे, यानी कि इनकी जो जाति थी वो खत्री जाति थी। तो इनकी जाति है खत्री, है ना। बचपन से ही बहुत ही एकाकी प्रवृत्ति के रहे गुरु नानक देव, और गुरु नानक देव के द्वारा नानक पंथ चलाया गया, और जो इनके शिष्य थे वो शिष्य इनके सिख कहलाए। गुरु नानक देव का एक बहुत ही प्रिय शिष्य था जिसका नाम था लहना, और जो लहना जो इनका प्रिय शिष्य है ना, इनका जो प्रिय शिष्य है जिसका नाम था लहना, वो ही शिष्य अगले गुरु के रूप में हम उन्हें पढ़ेंगे। तो इनका प्रिय शिष्य है जिसका नाम है लहना, और ये लहना जो इनके प्रिय शिष्य थे यही आगे चल के दूसरे सिख गुरु कहलाए गुरु अंगद के नाम से। तो गुरु अंगद, अब हम दूसरे सिख गुरु देखेंगे जिनका नाम है गुरु अंगद। और आप देखो, अगर आपको ध्यान होगा कि अगर आपने मिडवल हिस्ट्री पढ़ी है तो मिडवल हिस्ट्री में ये जो टाइम पीरियड है ये वो टाइम पीरियड है जब सल्तनत का समय था, और सल्तनत में इब्राहिम लोदी, ये इसका मतलब सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर मुगल आ गए, बाबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गुरु नानक देव किसके समकालीन थे, तो गुरु नानक देव स्पेशली इब्राहिम लोदी के समकालीन हैं, एवं मुगल बादशाह बाबर के समकालीन भी हैं। तो इब्राहिम लोदी और मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे कौन? गुरु नानक देव। और बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, तो हुमायूं के समकालीन भी कहलाएंगे, क्योंकि 1530 में हुमायूं नया बादशाह बना। तो इसका मतलब याद रखेंगे कि इब्राहिम, बाबर और हुमायूं इन तीनों के समकालीन है पहले सिख गुरु गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बाद अगले सिख गुरु हुए जिनका नाम है गुरु अंगद देव। तो गुरु अंगद देव जो हैं, जिनके बचपन का नाम लहना है, गुरु अंगद जो हैं वो दूसरे सिख गुरु हैं। टाइम पीरियड 1539 से लेकर और 1552 यानी कि 1552 तक। गुरु अंगद के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं कि गुरु अंगद ने पहला काम तो ये किया कि जो गुरु नानक देव ने
जो लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी उस लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की है, लेकिन नियमित रूप से यानी कि रोज नियमित रूप से लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? गुरु अंगद देव ने। तो आप इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी गुरु नानक देव से नहीं बल्कि गुरु अंगद देव से पूछा गया है कि नियमित लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो नियमित लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया गया गुरु अंगद देव के द्वारा। अब गुरु अंगद देव का एक और महत्वपूर्ण कार्य है और वो ये है कि गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरुमुखी लिपि यानी कि जो पंजाबी भाषा है ना, वही लिखने का एक तरीका है अलग। जैसे देवनागरी लिपि होती है वैसे ही गुरुमुखी लिपि होती है। तो गुरुमुखी लिपि का विकास किया है ना किसने? गुरु अंगद देव ने। उसके बाद गुरु अंगद देव के सिर्फ 2 ये महत्वपूर्ण कार्य याद रखने हैं। गुरु अंगद देव के बाद अगले व्यक्ति गुरु बने, उनका नाम है गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास तीसरे सिख गुरु के रूप में हमें दिखाई देते हैं। टाइम पीरियड है 1552 से लेकर और 1574 ईस्वी तक, है ना, गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास के बारे में देखो, गुरु अमरदास आप देख सकते हो गुरु अमरदास किसके समकालीन होंगे? तो गुरु अमरदास है अकबर के समकालीन। अकबर 1556 में मुगल बादशाह बना और अकबर के समकालीन गुरु अमरदास थे। तो गुरु अमरदास के समय की 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि गुरु अमरदास के समय अकबर गुरु अमरदास से मिलने गोइंदवाल गया। तो और दूसरी बात कि गुरु अमरदास की एक पुत्री थी जिनका नाम था बीबी भानी। तो बीबी भानी का विवाह हुआ इनके एक शिष्य जिसका नाम है रामदास। तो रामदास के साथ जब विवाह हुआ इनकी पुत्री का, तो अकबर ने 500 बीघा जमीन गिफ्ट की और आगे चल के 500 बीघा जमीन, उस जमीन पर अमृतसर शहर की स्थापना हुई। तो याद रख सकते हैं आप यहाँ पे कि गुरु अमरदास, पहले तो ये लिख लो कि गुरु अमरदास ने गोइंदवाल एक जगह पड़ती है, गोइंदवाल में अपना केंद्र स्थापित किया, है ना। इसका मतलब यह है कि ऐसे भी लिखा होता है बुक में कि गोइंदवाल में तीसरे सिख गुरु अमरदास के द्वारा गद्दी स्थापित की गई। इसका ये मतलब है कि जो मेन सेंटर था वो गोइंदवाल बन गया और फिर उसके बाद यहीं पर मिलने पहली बार अकबर इनसे गया और अकबर ने इनकी पुत्री के विवाह में 500 बीघा जमीन गिफ्ट के रूप में दी। तो याद रखेंगे आप कि 500 बीघा जमीन गिफ्ट के रूप में अकबर ने किसे दी है? गुरु अमरदास की पुत्री के विवाह के रूप में गुरु अमरदास की पुत्री को दी है। या ऐसे कह सकते हो कि गुरु अमरदास की पुत्री के जो पति थे, जो इनके शिष्य भी थे रामदास, उन्हें दी गई है। ठीक है, तो इतना याद रखना, इसमें लिखना कुछ नहीं है ज़्यादा, इसलिए हमने लिखा नहीं है। गुरु अमरदास के बाद इनके शिष्य हुए जिनका नाम है गुरु रामदास। गुरु रामदास चौथे सिख गुरु हुए। इनका समय 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक रहा, यानी कि बहुत ही कम समय तक रहे हैं गुरु रामदास, है ना, गुरु के रूप में। तो गुरु रामदास को जो 500 बीघा जमीन मिली थी, है ना, अकबर की तरफ से गिफ्ट के रूप में, उसी 500 बीघा जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया। तो आप एक काम कर लीजिए कि स्क्रीन पर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी, तो आसानी से आप उसे पढ़ते जाइए। बोर्ड पे मैं सिर्फ गुरु का नाम लिखूंगा और स्क्रीन पे गुरु के बारे में बातें लिख के आ रही हैं, तो आप उन्हें पढ़ते जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आगे आसानी रहे याद करने में, और कॉपी में नोट कर लीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई तभी सक्सेस हो सकती है जब आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं कोई सारी चीज़ें, तभी हो सकता है। अगर आप ऐसे रोज़ देख देख के निकाल देंगे टाइम, तो ये जो वीडियो आप देखते हैं इसमें से कुछ भी याद रहने वाली चीज़ नहीं होंगी। तो याद रखेंगे कि गुरु रामदास ने क्या किया? अमृतसर शहर की स्थापना की, और गुरु रामदास के द्वारा जो अमृतसर शहर की स्थापना की गई है, वो अमृतसर शहर की स्थापना उसी 500 बीघा ज़मीन पे की गई जो 500 बीघा ज़मीन अकबर ने गिफ्ट के तौर पे दी थी। और गुरु रामदास के जो पुत्र थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु हुए, और गुरु अर्जुन देव जो इनके पुत्र थे गुरु रामदास के, है ना, अपने पुत्र को गुरु की गद्दी देने के कारण, है ना, ये पद जो है गुरु का पद पैतृक हो गया। तो गुरु का पद पैतृक किसके समय में हुआ है? तो आप याद रखेंगे गुरु रामदास के समय में। तो गुरु रामदास ने अपने पुत्र गुरु अर्जुन देव को 5वें सिख गुरु के रूप में स्थापित किया। तो इसलिए ये यहाँ से गुरु रामदास से क्या हो जाएगा? गुरु का पद पैतृक।
और गुरु अर्जुन देव के बारे में अब हम देखेंगे। गुरु अर्जुन देव, जिन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता है, उन्होंने अमृतसर एवं संतोषसर नामक 2 तालाब बनवाए। कहाँ पर? अमृतसर शहर में। दरअसल अमृतसर शहर को, क्योंकि वो गुरु रामदास ने बसाया था, इसलिए अमृतसर शहर को रामदासपुर भी कहा जाता था। बाद में इसका नाम अमृतसर पड़ गया, लेकिन शुरू में रामदासपुर इसका नाम था। और इसके अलावा जो अमृतसर तालाब स्थापित किया अर्जुन देव ने, उस अमृतसर तालाब में के बीच में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया गया। हरमिंदर साहब, इस समय जो हरमिंदर साहब है वो इस समय क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे वो स्वर्ण मंदिर के रूप में फेमस है। तो हरमिंदर साहब की नींव रखी गई, और हरमिंदर साहब की नींव रखने वाले व्यक्ति जो हैं वो एक मुस्लिम थे, जो कादरी संप्रदाय से संबंधित थे और मियाँ मीर कहलाते थे। तो मियाँ मीर जो कादरी संप्रदाय से संबंधित थे, उन्होंने इस हरमिंदर साहब की नींव रखी। इसके अलावा अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपुर नगर की स्थापना भी कराई। 1595 की बात है जब एक और नगर बसाया गया ब्यास नदी के तट पर, जिसका नाम था गोविंदपुर। इन्होंने बहुत सारी और अन्य महत्वपूर्ण काम किए हैं, जैसे इन्होंने अपने जो अनुयायी थे उन सबको लोगों से धन इकट्ठा करने के लिए भेजा, जिन्हें मसंद और म्योरा कहा गया। और इसके अलावा इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लगाया लोगों पर, जो वहाँ के जो सिख लोग थे उन पर अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया। और ये अनिवार्य आध्यात्मिक कर लगाने का जो उनका कारण है वो यही है कि वो सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में तैयार करना चाहते हैं, शस्त्रों से सुसज्जित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये आध्यात्मिक कर लगाया है। इसके अलावा देखो, उन्होंने 1604 ईस्वी में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखें, नोट कर लें इसे, कि इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। यानी कि ये जो आदि ग्रंथ है, जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा गया, तो इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की है। और इनके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये हुई कि जब जहांगीर के पुत्र खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तब इन्होंने खुसरो को समर्थन दिया, और खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार आया है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया, ये कौन से सिख गुरु थे? 5वें नंबर के, या 5वें सिख गुरु को किस मुगल बादशाह के द्वारा मार दिया गया या हत्या कर दी गई? तो वो कौन है? जहांगीर। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखेंगे। अब देखिए, आप अगले सिख गुरु को देखते हैं, और अगले सिख गुरु हैं जिनका नाम है गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद 6ठे सिख गुरु हुए। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1606 AD से लेकर और 1645 AD तक रहा, है ना। गुरु हरगोविंद जो थे, उन्होंने 1-2 ही काम किए, ज़्यादा नहीं। एक तो उन्होंने सिख जाति को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया, उन्होंने सिखों में सैनिक भावनाएं पैदा की, और इसके अलावा उन्होंने अमृतसर शहर में एक 12 फुट ऊंचा एक अकाल तख्त का निर्माण किया, अकाल तख्त की स्थापना की। तो ये महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर में, है ना, कीरतपुर शहर की स्थापना की। गुरु हरगोविंद के बाद अगले सिख गुरु हुए जिन्हें कहते हैं गुरु हर राय। और ये बताने की खास जरूरत है नहीं, वैसे अगर आपने मुगल पढ़े हैं तो आपको याद रहेगा कि किस मुगल बादशाह के कौन से सिख गुरु समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन हो गए, और अकबर के भी समकालीन रहे, है ना। उसके बाद देखो, गुरु हरगोविंद जहांगीर के समकालीन रहे, है ना, और इसके अलावा शाहजहां के भी समकालीन रहे। और उसके बाद जो गुरु हर राय आए हैं वो औरंगजेब के समकालीन थे, और उनका समय है 1645 से लेकर और 1661 AD तक। और ये जो 7वें सिख गुरु हैं गुरु हर राय क्योंकि औरंगजेब के समकालीन है, और आपने अगर मुगल पढ़े तो आपको पता होगा कि औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच में युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध था एक, जिसमें दारा शिकोह हार गया औरंगजेब से। तो दारा शिकोह गुरु हर राय से मिलने के लिए गया। तो क्योंकि दारा शिकोह के साथ हर राय की एक मीटिंग हुई, इस वजह से औरंगजेब नाराज हुआ, और औरंगजेब ने गुरु हर राय को आगरा आने की आज्ञा दी। लेकिन गुरु हर राय नहीं गए, और गुरु हर राय ने अपने पुत्र राम राय को भेजा। राम राय जो थे वो औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, और उन्होंने औरंगजेब के समक्ष कुछ ऐसे कार्य किए जिनसे औरंगजेब प्रसन्न हो गया। लेकिन गुरु हर राय नाराज हो गए, और गुरु हर राय ने अपने पुत्र राम राय के स्थान पर अपने एक अल्पवयस्क पुत्र, जो कि जिसकी उम्र काफ़ी कम थी, उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो गुरु हर राय के बाद जो अगले 8वें सिख गुरु बने, उनका नाम था गुरु
हरकिशन। तो गुरु हरकिशन जो हैं वो अगले सिख गुरु हैं, यानी कि 8वें सिख गुरु। और इनका जो समय है वो बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है, 1661 से लेके और 1664 के बीच में ये रहे। इनके समय में इनके भाई जो राम राय, जो औरंगजेब के दरबार में रहे, उनके साथ बहुत विवाद चला और राम राय ने भी क्या किया, देहरादून में जाकर अपनी अलग गद्दी स्थापित कर ली। बाद में जो राम राय, जो इनके भाई थे, उनके अनुयायी राम राय कहलाए। लेकिन आपको उनसे कोई हमें मतलब नहीं रखना है, हमें याद रखना है जो हमने ये क्रम दिया है इन गुरुओं को। और आप देख रहे हैं कि ये गुरु हर राय, गुरु हरकिशन में ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं नहीं। तो हरकिशन की, गुरु हरकिशन के बाद फिर देखो इनके पुत्र हैं जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर। तो याद रखेंगे, देखो गुरु हर राय भी औरंगजेब के समकालीन है, गुरु हरकिशन भी औरंगजेब के समकालीन है, और फिर गुरु तेग बहादुर भी औरंगजेब के समकालीन है। तो अब गुरु तेग बहादुर को देखना है आपको, है ना, यानी कि 9वें सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इनके विषय में देखो, अब अर्जुन देव के बाद ना ये सिख गुरु महत्वपूर्ण है। और गुरु तेग बहादुर के बारे में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक बार, कि जो गुरु तेग बहादुर हैं वो हरगोविंद के पुत्र हैं, है ना। और साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर के समय में औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने पहले शुरू में आने से मना किया, लेकिन फिर बाद में वो दिल्ली पहुंच गए। जब वो दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें बंधक बना लिया और साथ ही साथ उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया और 5 दिन तक, है ना, गुरु तेग बहादुर को यातनाएं दी गई। और इन भयंकर भीषण यातनाओं के बाद 5 दिन बाद ही गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब के द्वारा हत्या कर दी गई। यानी कि अब तक आपने क्या देखा है कि अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की है और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की है। तो इस तरीके से गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे वो समाप्त हुए। फिर गुरु तेग बहादुर के बाद 10वें सिख गुरु आए जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह, है ना, ये हैं आपके 10वें सिख गुरु। और 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का समय जो शुरू होता है वो है 1675 से 1708। और गुरु तेग बहादुर का नहीं लिखा हमने टाइम पीरियड, तो यह ध्यान रखेंगे। देखो 1664 से लेकर गुरु तेग बहादुर का 1664 से लेकर और 1675 AD तक गुरु तेग बहादुर का समय रहा। तो औरंगजेब का टाइम पीरियड इतना लंबा टाइम पीरियड है कि उसके टाइम में ज़्यादातर सिख गुरु हैं। आप देख सकते हो गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, यानी कि 4 सिख गुरुओं का जो टाइम पीरियड है वो औरंगजेब के समकालीन है। तो याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि किस मुगल बादशाह के कौन सा सिख गुरु जो है, कौन से सिख गुरु समकालीनता रखते हैं। तो अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखेंगे। तो गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव के बाद गुरु तेग बहादुर और गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह, ये 4 सिख गुरु तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इन्हें याद रखेंगे जरूर। बाकी एक बार पढ़ सारे लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु गोविंद सिंह के विषय में देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के विषय में आप स्क्रीन पे देखिए कि गुरु गोविंद सिंह जो सिख गुरु हैं, 10वें सिख गुरु, वो अंतिम सिख गुरु के तौर पे भी जाने जाते हैं। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने कई सारे कार्य किए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि एक तो गुरु गोविंद सिंह ने कई बुक्स लिखी और गुरु गोविंद सिंह की 3 बुक्स बहुत फेमस हैं, जिनमें एक का नाम है कृष्ण अवतार, एक का नाम है विचित्र नाटक और एक का नाम है चंदी दीवर। और जो गुरु गोविंद सिंह की जो विचित्र नाटक जो बुक है वो उनकी आत्मकथा थी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी थी। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध या विशेष। तो आपको याद रखना है कि खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु के द्वारा की गई है और उनका नाम क्या है। और इसके अलावा एक बार ऐसा भी हुआ कि जब बैसाखी का समय था तो बैसाखी के अवसर पर इन्होंने अपने सारे अनुयायियों को केशगढ़, इनका एक किला था केशगढ़, तो केशगढ़ के किले में बुलाया और वहाँ पर इन्होंने बहुत ही नाटकीय अंदाज में अपने अनुयायियों की परीक्षा ली और उनसे कहा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार है। तो वो जितने भी अनुयायी थे उनमें 5 लोग आगे आए, है ना। इन 5 लोगों के नाम आपको याद नहीं करने हैं, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनके, ना आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो इन 5 लोगों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देने के लिए जो आगे आए थे, उन 5 लोगों को गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारे की संज्ञा दी। अब देखो एक और महत्वपूर्ण बात कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने जो अनुयायी थे उनसे कहा कि सब लोगों को, जो लोग हैं, उन्हें 5 वस्तुएं धारण करना अनिवार्य है।
तो आप देखते हैं कि केश, कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण, ये 5 चीज़ें सभी सिखों को धारण करना अनिवार्य है। और आज भी आप ये 5 चीज़ें हर जो सिख हैं उनके पास आप देख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 4 महत्वपूर्ण किलों का निर्माण कराया था। किले मतलब फोर्ट, और ये 4 महत्वपूर्ण किलों के नाम हैं आनंदगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ एवं फतेहगढ़। और ये चारों किले आनंदपुर और कीरतपुर शहर के बीच में स्थित हैं। कीरतपुर शहर तो आपने अभी पढ़ा भी था कि कीरतपुर शहर कहाँ बसाया गया था, और वो था कश्मीर में। गुरु गोविंद सिंह ने अपने सभी सिख अनुयायियों को ये आज्ञा दी कि जो सिख पुरुष हैं वो सिख पुरुष अपने नाम के आगे सिंह का प्रयोग करेंगे, जबकि महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाना शुरू करेंगी। तो इस तरीके से आज भी आप देख सकते हैं कि ये पुरुषों के आगे नाम के आगे सिंह और महिलाओं के नाम के आगे कौर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है गुरु गोविंद सिंह के विषय में। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु के रूप में जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य था जिसका नाम था बंदा बहादुर। दरअसल बंदा बहादुर के बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। तो लक्ष्मण देव क्योंकि वो अपने आप को गुरु का बंदा कहता था और काफ़ी वीर भी था, इसलिए लक्ष्मण देव का नाम बाद में गुरु बंदा बहादुर पड़ गया। गुरु तो नहीं बोलेंगे हम कहेंगे कि उसका नाम बंदा बहादुर पड़ गया। तो क्योंकि 10 गुरु लास्ट के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो अब गुरु तो कोई है नहीं, लेकिन बंदा बहादुर जो है वो सिखों का पहला राजनीतिक नेता कहलाता है। तो सिखों का पहला राजनीतिक नेता कौन हुआ? बंदा बहादुर, जो गुरु गोविंद सिंह का ही एक शिष्य था, जिसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। तो बचपन के नाम पूछे जाते हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। उसके बाद देखो अब आगे क्या हुआ कि पंजाब में सिखों में धीरे धीरे कई सारे वर्ग बन गए। जैसे कुल मिला के पूरा सिख साम्राज्य या जो सिख थे सारे, उन सिखों में 12 वर्ग हुए। इन वर्गों को मिसल कहा गया। मिसल का मतलब जैसे जाति कह सकते हो आप। जैसे एक भंगी मिसल हुआ करती थी, एक सुकर चकिया मिसल होती थी। सुकर चकिया मिसल बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि सुकर चकिया मिसल के ही थे राजा रणजीत सिंह। तो राजा रणजीत सिंह किसके थे? सुकर चकिया मिसल के। तो इस तरीके से ना और भी कई मिसलें हैं, अहलूवालिया मिसल है, तो 12 मिसलें हैं। हमें और मिसलों से मतलब नहीं रखना है, सुकर चकिया मिसल को हमें ध्यान रखना है। अब देखो आपने यहाँ तक जो वीडियो को देखा है, इस वीडियो में आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि 10 सिख गुरु कौन से हैं, उनका नंबरिंग क्या है, इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या क्या किया है। तो ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं तो हम रणजीत सिंह, जो 1792 की बात है जब रणजीत सिंह सिखों के राजा बने। हालांकि उस समय सिख साम्राज्य कई भागों में डिवाइड था, है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग सिखों की तरफ से राज कर रहे थे, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण राजा थे जिनका नाम था रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह महत्वपूर्ण सिख राजा हैं जिनका टाइम पीरियड 1792 से शुरू होता है और ये टाइम पीरियड चलता है 1839 तक। इन 10 सिख गुरुओं को देखने के बाद आपको याद रखना है कि किस प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य में पूरा सिख साम्राज्य मिला लिया गया। तो वो 2 युद्ध हुए हैं ऐसे जिन्हें हम आंगल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। जैसे आपने आंगल मराठा युद्ध सुने होंगे, आंगल मैसूर युद्ध सुने होंगे, बिल्कुल वैसे ही अंतिम तौर पर अंग्रेजों ने जब आखिरी, है ना, इस साम्राज्य को मिलाया है अपने अंडर में, तो किया है अपने अंडर में, तो वो 2 युद्धों के द्वारा किया है। तो एक तो है प्रथम आंगल सिख युद्ध, प्रथम आंगल सिख युद्ध, और ये युद्ध जो है 1845 से लेके और 1846 के बीच में हुआ। तो 1845 व 1846 के मध्य ये प्रथम आंगल सिख युद्ध हुआ है। और प्रथम आंगल सिख युद्ध के अंत में लाहौर की संधि हुई और उस लाहौर की संधि में ही सिखों की कमजोरी अंग्रेजों के सामने परिलक्षित हो गई। और इसी वजह से जब द्वितीय आंगल सिख युद्ध हुआ तो द्वितीय आंगल सिख युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की। और इस द्वितीय आंगल सिख युद्ध के द्वारा, है ना, ये कब हुआ देखो ये भी लिख लो, 1848-49 के बीच में है ये, है ना, द्वितीय आंगल सिख युद्ध। और इस द्वितीय आंगल सिख युद्ध का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने, और खास तौर से उस समय के गवर्नर जनरल डलहौजी ने सिख साम्राज्य को, यानी कि पंजाब को, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। तो इतना याद रखना है। देखो अगर आपको लग सकता है कि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट बताया है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए हमने ज़्यादा युद्धों के अंदर की बातें नहीं की हैं बिल्कुल भी, तो उसका एक कारण यही है कि ये जो हमने बात की है ना, ये स्पेशली लेखपाल का एग्ज़ाम है, वीडियो का एग्ज़ाम है ना, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, यानी कि जो वनडे एग्ज़ाम है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए इतना पर्याप्त है। तो
तो आप पहले इतना करें और उसके बाद आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद आप आगे सोच सकते हैं। और अगर अब हम बात करें रणजीत सिंह की, तो रणजीत सिंह जिनका समय 1792 से शुरू होता है और 1792 से लेके 1839 तक का उनका टाइम पीरियड है। रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य को बहुत विस्तारित किया और बहुत ही कुशल राजा थे। एक फ्रांसीसी व्यक्ति जो उनके दरबार में आया था उसका नाम था विक्टर जाकमा। तो विक्टर जाकमा के द्वारा रणजीत सिंह को भारत का या उस समय का नेपोलियन कहा गया। तो नेपोलियन के बारे में पहले भी आप सुनते आए होंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहते हैं, लेकिन वो प्राचीन इतिहास का है। और इस समय सिखों का नेपोलियन कह लो या पंजाब का नेपोलियन कह लो, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप याद रखेंगे विक्टर जाकमा के द्वारा कहा गया है। वैसे ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि रणजीत सिंह को नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी, तो किसने दी थी, विक्टर जाकमा ने। इसके अलावा देखो रणजीत सिंह महान योद्धा हैं, कुशल सेना नायक हैं, है ना, वीर राजा हैं, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी दिक्कत यही रही कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने वो लगातार दुर्बल बनते चले गए। दुर्बल बनने का मतलब है कि वो कभी ये कोशिश नहीं कर पाए, या आप कहो कि वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें। जैसे एक इतिहासकार है जिनका नाम है एन.के. सिन्हा। एन.के. सिन्हा लिखते हैं कि रणजीत सिंह की बस एक ही नीति रही कि अंग्रेजों के सामने झुको झुको और झुको। ये एक बहुत बड़ी समस्या रही। इसी तरीके से एन.के. सिन्हा एक जगह और लिखते हैं कि बिस्मार्क कहता था कि जो लोग संधि करते हैं उस संधि में दो जो लोग होते हैं उनमें एक संधि करने वाला एक व्यक्ति ऐसा होता है जो घुड़सवार होता है, और दूसरा संधि को मानने वाला या उसे स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे हम घोड़ा कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि इस जो संधि रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ की थी, जैसे उन्होंने 1809 में अमृतसर की संधि की, उसके बाद भी बार बार संधियाँ हुई, लेकिन हर संधि में अंग्रेजों के सामने झुकते जा रहे हैं। और इसीलिए एन.के. सिन्हा ने रणजीत सिंह को घोड़े की और साथ ही साथ अंग्रेजों को घुड़सवार की संज्ञा दी है ना। और दरअसल ये कथन बिस्मार्क कहा करता था पहले। तो इसलिए अब यहाँ पे ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वनडे एग्जाम में आए, तो इसलिए आप इसे ना करें तो बेहतर है। 2-3 पॉइंट हैं ऐसे जो रणजीत सिंह के बारे में GIC लेक्चर का भी पेपर था उसमें भी पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो GIC लेक्चर है हिस्ट्री के, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उनके लिए कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकते हैं रणजीत सिंह के बारे में, तो वो आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रणजीत सिंह ने एक सेना तैयार की जिसका नाम फौज खास था। दरअसल ये फौज खास जो सेना बनाई गई थी, ये फौज खास की स्थापना में 2 लोगों का बहुत योगदान था। एक तो एक इटालियन सेनापति था जिसका नाम था बंतूरा, और एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसका नाम था एलार्ड। तो इन दोनों ने मिलकर रणजीत सिंह के लिए ये सेना तैयार की थी जिसे फौज खास कहा गया। जब ऑकलैंड 1838 में पंजाब घूमने गया था तो ऑकलैंड ने इस फौज का जब निरीक्षण किया तो उसने कहा ये संसार की सबसे सुंदर फौज है। तो बड़ी शानदार फौज बनाई गई थी इस फ्रांसीसी और इटालियन सेनापतियों के द्वारा, तो इसे याद रखेंगे। इसके अलावा देखो आप, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, लेकिन ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट GIC लेक्चर या PGT वगैरह में होता है उनके लिए महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम में नहीं आया वैसे। तो इसे याद रखेंगे कि एक तरीका था, एक प्रणाली थी जिसका नाम था महादारी प्रणाली। तो महादारी प्रणाली किस काम के लिए थी, तो याद रखेंगे आप कि सेना को मासिक वेतन देने के लिए महादारी प्रणाली अपनाई गई और इस प्रणाली का प्रारंभ रणजीत सिंह के द्वारा किया गया। ये फौज खास का हम जो बार बार नाम ले रहे हैं, दरअसल फौज खास के बारे में और भी कई सारी बातें प्रचलित हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि जो फौज खास थी, जो उसे प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, तो उस ट्रेनिंग को कहते थे रक्त से ललुआ, यानी कि नर्तकी की चाल, है ना। इसका एक मीनिंग है नर्तकी की चाल, रक्त से ललुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ध्यान रखना, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आपसे कि आप 10 सिख गुरुओं को क्रम से याद रखें, इनमें से कुछ को कई बार रिपीट करें, है ना, उन्हें रट लें, और उसके बाद फिर ये ध्यान रखें कि प्रथम और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के द्वारा किस तरीके से अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को अपने अंडर में कर लिया। बस इतना करना है, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। इसके बाद हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। दरअसल आपने जो अब तक देखा है ना, उसमें आपको एक बात क्लियर हो गई है कि अब अंग्रेजों ने पूरी तरह, है ना, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अगर आप पीछे वाले जो पिछले वीडियो हैं अगर उन्हें भी मिला लेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। और आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।